पिछले हफ्ते मेरे साथ ये अजीब सी बात हुई। एक शाम मेरे दोस्तों ने मुझे मेरे घर से डिनर के लिए पिक किया। हम सब काफ़ी दिन बाद मिल रहे थे, इसलिए बातों में बिजी थे। खाने के बीच में मैंने अपने जेब में हाथ डाला तो मेरा दिल बैठ गया। मेरा मोबाइल मेरी जेब में नहीं था। मैंने अपने एक दोस्त से मेरे नंबर पर कॉल करने के लिए कहा। कॉल करने पर रिंग तो जा रही थी, लेकिन कोई कॉल उठा नहीं रहा था। तीसरी बार में किसी ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से कई सारे लोगों की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी, जैसे कई लोग आपस में फुसफुसा कर बात कर रहे हो और हंस रहे हों। 15-20 सेकंड बाद कॉल कट गया। हमने फिर से कॉल किया, लेकिन दोबारा किसी ने कॉल नहीं उठाया। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरा मोबाइल कहीं गिर गया है और किसी को मिल गया है। ऐसी हालत में खोया हुआ मोबाइल मिलने की उम्मीद कम होती है, लेकिन फिर भी मैंने पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी। उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। इस इंसिडेंट ने मेरा मूड ख़राब कर दिया था। घर पहुंचने के बाद मैं ताला खोलकर सीधे अपने बेडरूम में गया और बेड पर लेट गया। कुछ देर तक मैं आंखें बंद करके लेटा रहा, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे ही करवट लेकर आंखें खोली, मुझे मेरा मोबाइल मेरे तकिए के बगल में रखा दिख गया। एक सेकंड के लिए तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन दूसरे ही पल इस रियलाइजेशन ने मुझे सोच में डाल दिया। यदि मेरा मोबाइल सारा टाइम मेरे घर पर ही था तो वो कॉल किसने उठाया था? मैं घर पर अकेला रहता हूँ। शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ जाने से पहले मैं घर को बाहर से लॉक करके गया था और वापस आने पर मुझे घर वैसे ही लॉक मिला। ये क्वेश्चन मुझे आज भी परेशान कर रहा है। क्या मेरी गैरमौजूदगी में मेरे घर पर कोई आया था? क्या इस घर में मेरे अलावा भी कोई रहता है? मैं अपनी फैमिली के साथ मामा के यहाँ गया हुआ था। मेरी मम्मी शाम को मामी लोगों के साथ शॉपिंग पर गई थीं। जब वो वापस आई तो उन्होंने बताया कि उनका बैग ऑटो में ही छूट गया था और जब तक उन्हें ध्यान आया ऑटो वाला जा चुका था। बैग में ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन मम्मी का मोबाइल था। उन लोगों को ऑटो का नंबर या उसकी कोई खास पहचान भी याद नहीं थी। अच्छी बात यह है कि ऐसी ही किसी सिचुएशन के लिए हमारी फैमिली में सब ने अपने मोबाइल में एक ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करके रखी है। इस ऐप का यूज़ करके हम एक दूसरे के मोबाइल की लोकेशन अपने मोबाइल पर ट्रैक कर सकते हैं। घर पर मामा लोग नहीं थे, इसलिए मैं और मेरा भाई खुद ही मोबाइल ढूंढने निकल पड़े। गूगल मैप्स और लोकेशन ट्रैकर ऐप को फॉलो करते करते हम एक बस्ती तक पहुँचे। यहाँ के घर काफ़ी टूटे फूटे थे। कई घरों की छाप उखड़ी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी, गलियां इतनी सकरी थी कि स्कूटी भी मुश्किल से निकल पा रही थी। नाली और शराब की मिक्स्ड बदबू पूरी हवा में फैली हुई थी। इतनी घनी बस्ती में मोबाइल की एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे थे। आगे जाकर हमें एक घर दिखा जो बाकी घरों से थोड़ा बड़ा था। ऐप के हिसाब से मोबाइल वहीं होना चाहिए था। हम कुछ देर खड़े होकर यहाँ वहाँ देखते रहे। थोड़ी देर बाद एक लंबा चौड़ा आदमी बिना हमारे कुछ कहे हमारे पास आकर खड़ा हो गया। उसने हमसे पूछा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमने पहले उसे इग्नोर किया, लेकिन उसके बार बार पूछने पर हमने उसे बताया कि हम अपना खोया हुआ मोबाइल ढूंढ रहे हैं। उसने हमें वहां से जाने के लिए कहा। हमने फिर से उसे इग्नोर कर दिया। अब वो गाली गलौज पर उतर आया। मेरे भाई ने भी पलटकर उसे कुछ कह दिया। वह थोड़ी देर तक हमें घूरता रहा और फिर उस घर के अंदर चला गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम स्कूटी से उतरने ही वाले थे कि वो आदमी एक दूसरे आदमी के साथ बाहर आया। उसने हमारी तरफ इशारा करके दूसरे आदमी से कुछ कहा और फिर वो दोनों अंदर चले गए। अब मैंने अपने भाई से स्कूटी घुमाकर वापस लौटने को कहा, क्योंकि मुझे अंदर से बुरी फीलिंग आ रही थी। हम मुने ही थे कि घर से आदमियों का एक झुंड निकलकर बाहर आया और हमारी तरफ बढ़ने लगा। उनमें से कुछ के पास हथियार भी थे। मैंने अपने भाई से जल्दी वहां से निकलने के लिए कहा। उसने स्कूटी भगानी स्टार्ट की तो वो आदमी भी बाइक से हमारा पीछा करने लगे। मेरे भाई ने इतनी तेज स्कूटी चलाई कि हम एक दो बार गिरते गिरते बचे। उन आदमियों ने तब तक हमारा पीछा किया जब तक हम मेन रोड तक नहीं आ गए। जब वो लौट गए तब हमारी जान में जान आई। पहले कभी हमने ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी। घर पहुंचते पहुंचते बिल्कुल अंधेरा हो गया था। अब मामा भी घर आ चुके थे। हमने जब उन्हें ये सब बताया तो उन्होंने हमें फटकार लगाए, कहा कि हमें अकेले वहां नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उस इलाके में चोरी का सामान डील होता है। यही नहीं, वहां जिन लोगों का अड्डा है वो बहुत खतरनाक माने जाते हैं।
वो लोग सिर्फ चोरी ही नहीं, किडनैपिंग, फिरौती और ऑर्गन सप्लाई जैसे क्राइम भी करते हैं। पुलिस तक वहां जाने से कतराती है। अगर उस दिन हम उन लोगों के हाथ लग जाते तो पता नहीं हमारा क्या होता। मेरे हस्बैंड उनके गांव गए हुए थे। वहां किसी जमीन को लेकर उनकी फैमिली और उनके दादाजी के भाई की फैमिली के बीच झगड़ा चल रहा था। गांव में ठीक से नेटवर्क नहीं मिलते थे, इसलिए हमारी ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। एक दिन मेरे पास मेरे हस्बैंड का व्हाट्सएप मैसेज आया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को लेकर गांव आ जाऊं क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफी लंबे टाइम तक वहां रुकना पड़ेगा। यूजुअली मैं और मेरे हस्बैंड बच्चों की पढ़ाई और अपने काम की वजह से उनके गांव में ज़्यादा नहीं रुक पाते, इसलिए उनका मुझे मैसेज करके वहां बुलाना थोड़ा अजीब लगा। जब मैंने उन्हें कॉल करने की कोशिश की तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। जब मैंने कहा कि मैं वहां आने के लिए अपना काम और बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तब उनके मैसेजेस और भी अग्रेसिव हो गए। पहले वो बस मुझे और बच्चों को वहां आने के लिए कह रहे थे, फिर कहने लगे कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है इसलिए उन्हें मेरी ज़रूरत है। इस मैसेज के बाद मैंने उन्हें और भी कई बार कॉल किया, लेकिन या तो वो कॉल कट कर देते या फिर सिर्फ रिंग जाती और वो कॉल रिसीव नहीं करते। शाम को मेरे पास मेरे देवर के नंबर से कॉल आया, लेकिन उस तरफ से मेरे देवर नहीं, मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ में दर्द सुनाई दे रहा था। मुझे लगा कि उनकी तबीयत खराब होने वाली बात सच है और मुझे गांव के लिए निकलना चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि उनकी तबीयत ठीक थी पर उन्हें कुछ चोट आई हुई है। उन्होंने बताया कि जमीन के झगड़े में जो दूसरी पार्टी थी वो हाथापाई पर उतर आई है। वो लोग सुबह उठे ही थे कि दूसरे तरफ के लोग घर में घुस आए और मेरे हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि मेरे देवर की वाइफ और उनके 10 साल के बेटे को भी चोट पहुंचाई। इसी बीच मेरे हस्बैंड का मोबाइल फ़ोन कहीं खो गया और फिर मिला ही नहीं, इसलिए वो अभी शाम तक मुझे इस बारे में नहीं बता पाए। मैंने जब उन्हें उनके नंबर से आए व्हाट्सएप मैसेजेस के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे येन से कोई मैसेजेस नहीं किए हैं और मुझे वहां आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहां का माहौल वैसे भी बिगड़ा हुआ है। ये सब होने के बाद इस मैटर में पुलिस इन्वॉल्व हो गई। केस काफ़ी टाइम तक चला, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया उनमें से किसी को सज़ा नहीं मिली। मेरे हस्बैंड को लगता है कि उनके नंबर से मुझे मैसेजेस उन पर हमला करने वाले लोगों ने किए थे। वो भगदड़ में उनका मोबाइल ले गए और मुझे वो मैसेजेस किए। वो मुझे और हमारे बच्चों को धोखे से वहां बुलाना चाहते थे ताकि वो हमें भी हार्म कर सके। यकीन करना मुश्किल है कि कोई अपने ही रिश्तेदारों और उनके छोटे छोटे बच्चों को चोट पहुंचाने के लिए इतनी प्लानिंग कर सकता है। शुक्र है कि मैं अपने बच्चों को लेकर उस दिन गांव नहीं गई।